बच्चों, हम इंटरनेशनल रिलेशन की यूनिट 4, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यूनिट 4 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण प्रदूषण, वो मैंने आपको बोला था कि आप उसको तैयार करें। उसमें आपने पढ़ा है कि पर्यावरण क्या होता है। परि प्लस आवरण दो शब्दों के मेल से बना है। हमारे चारों तरफ जो एक ब्लैंकेट है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, या वो हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये सारा आपने पढ़ लिया। और आपने ये भी पढ़ा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। ये कॉमन जो है क्वेश्चन था, वो आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि हमें इस लेवल पर आकर, ग्रेजुएशन लेवल पर आकर, हमें पर्यावरण संरक्षण क्यों पढ़ना पड़ा, क्या रीज़न है इसको एक यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसमें सबसे पहली बात। और फिर अब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्यों है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पर्यावरण संरक्षण इतना ज़्यादा जरूरी हो गया है कि विश्व समुदाय का ध्यान इसकी तरफ जो है आकर्षित हुआ है। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारा पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया कि मानव जाति, साथ में पेड़ पौधे, पशु, सबको ही इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और इसको संरक्षित करने के लिए ही प्रयास जो नेशनल लेवल पे तो हम कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उसके बारे में जो है आपको आज जानकारी दूंगी। हालांकि डिटेल नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा जो है इसके बारे में बताना चाहूँगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी आपको जो है सभी रीड करने हैं। अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर जो है कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो यूएनओ से जुड़ा हुआ है। तो यूएनओ के पैमाने पर क्या प्रयास हो रहे हैं या फिर विश्व के जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं इस पर्यावरण को बचाने के लिए। इसके साथ साथ एक अवधारणा चल रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि भावी पीढ़ियों को, जैसे आपको पता होगा कि कोयला, पेट्रोल एक लिमिटेड भंडार हैं जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो इससे वंचित हो जाएंगी, तो वो कैसे काम करेंगी। इस बात को देखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक धारणा जो है वो विकसित हो रही है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाएं और हम भी इस तरीके से अपना इन संसाधनों का प्रयोग करें कि हमारे डेवलपमेंट में भी रुकावट ना आए। लेकिन इतना ज़्यादा औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद विश्व के सभी देशों ने इस औद्योगिक क्रांति को देखा और इसके लिए अपने देश का व्यापार, उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। तो इससे क्या हुआ, पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। तो इसलिए क्या है, इसका ध्यान जो है वो यूएनओ, इस तरफ जो है यूएनओ का ध्यान दिया। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है बच्चों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जहाँ से हम शुरू करें वो ये है कि परमाणु परीक्षण। अगर हम सिंपल सा वाहन चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है परमाणु परीक्षण की। परमाणु परीक्षण, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने जापान पर, आपने पढ़ा होगा हिरोशिमा नागासाकी, उसके ऊपर जो 6 जो अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए थे। और आज इतने सालों बाद भी जापान के इन 2 शहरों का जो है पूर्णतः विनाश हमें देखने को मिलता है। आज भी वहाँ जो जनरेशन है वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर वो परमाणु बम गिराए गए थे और जिससे क्या हुआ, आज तक वो वहाँ के लोग इसको सफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए। तो सबसे जो पहला प्रयास था वो था आंशिक परीक्षण प्रतिबंध। आंशिक, जिसको हम पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। बेटा ये सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो है इनमें से छोटे क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप BA MA करने के बाद जो है
पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी भी इसको कहते हैं, जो कि सबसे पहले यूएसएसआर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आप इसको, सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन की पहल पर 1958 में जो है इन्होंने विचार विमर्श किया था कि ये जो परमाणु परीक्षण हो रहे हैं इससे मानव जाति को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इनके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। तो इनके संयुक्त प्रयास से 1963 में मास्को में एक संधि हुई जिसको PATBT के नाम से भी जाना जाता है। PATBT, पार्शियल एटॉमिक टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका मतलब है आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। अब परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का अभिप्राय यही है कि जो विकसित राष्ट्र थे वो अपने आप को सर्वसंपन्न बनाने के लिए परमाणु हथियारों का परमाणु परीक्षण कर रहे थे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात थी। तो इस संधि में क्या कहा गया कि ये जो है कोई भी राष्ट्र, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो है वो वायुमंडल में, अंतरिक्ष में और पानी में, यानी कि जल, थल और वायु पर जो है कोई भी परीक्षण नहीं करेगा। दूसरा, इस संधि में कहा गया कि जिनके पास परमाणु तकनीक है वो दूसरे राष्ट्र जिनके पास परमाणु तकनीक नहीं है उनकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन परमाणु जो है सहायता नहीं देंगे। इसको पार्शियल क्यों कहा गया? इसमें एक बात की गई कि वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी, लेकिन इसमें कहीं भी भूगर्भ मतलब भूमि के नीचे जो है वो परीक्षण कर सकते हैं, जैसा कि भारत ने भी 1998 में जो है भूगर्भ परीक्षण किए। तो इसलिए इसको पार्शियल कहा गया क्योंकि तीनों में मना किया गया, लेकिन साथ में जमीन के ऊपर जो है वो छूट दी गई कि वो परीक्षण कर सकते हैं, इसलिए इसको पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कहा गया। दूसरी इसके बाद है परमाणु अप्रसार संधि 1968 में जो है लागू हुई। परमाणु अप्रसार मतलब ये है कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो दूसरे राष्ट्रों को तकनीक नहीं देंगे और उनको जो है संधि या उनको जो है इस तरीके के परीक्षण करने की अनुमति नहीं होगी, और 1970 में ये जो है लागू हुई। इसमें ये कहा गया इस संधि के अनुसार जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो परमाणु विहीन राष्ट्रों को जो है वो तकनीकी मदद यानी कि उनको ज्ञान नहीं देंगे, उनके पास वो अपने पास तक सीमित रखेंगे। दूसरा, हाँ ये हो सकता है कि शांतिपूर्ण तरीकों से अगर वो परमाणु तकनीक का प्रयोग करना चाहें इलाज में या फिर डॉक्टरी सहायता में या विज्ञान के क्षेत्र में, तो वो जो है उनको तकनीक उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसके लिए एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जिनके पास बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो क्लैरिफिकेशन के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात ये है कि भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, उसका कारण क्या है? तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें इस संधि में ये कहा गया है कि जो जिनके पास परमाणु जो है हथियार हैं या परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं उन देशों का तो निरीक्षण नहीं होगा, लेकिन जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है वो देश अपने जो है राष्ट्र के अंदर या अपने देश के अंदर जो निरीक्षण करने के लिए तैयार रहेंगे, यानी परमाणु हथियार बना रहे हैं या नहीं बना रहे इसके निरीक्षण के लिए तैयार रहेंगे। बच्चों जो है नहीं उनके पास परमाणु शक्ति संपन्न है फिर भी वो निरीक्षण करवाएं, लेकिन जिनके पास परमाणु हथियार है वो निरीक्षण नहीं करवाएंगे। इस आधार पर जो है ना इस संधि को भेदभाव माना जाता है, इसलिए जो हमारे भारत है, पाकिस्तान है, फ्रांस है, चीन है, ये इसको भेदभावपूर्ण मानते हैं, इसलिए इन देशों ने अभी तक इस संधि के ऊपर यानी कि परमाणु अप्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यही रीजन है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं। अब हम ये तो कह सकते हैं कि भारत अब परमाणु परीक्षण कर रहा है इसलिए तो किया उन्होंने, लेकिन फिर भी इसको भेदभाव मानता है, इसलिए जो है भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। अगला उसके बाद जो हम बात करते हैं वो है ब्रिसेल्स कन्वेंशन। ब्रिसेल्स कन्वेंशन जो है 69 में हुई। 69 इसमें एक बात जो आई वो ये है कि विश्व के, देखिए सभी को पता है कि परमाणु हथियारों या फिर हम यूँ कहें अपने डेवलपमेंट के लिए जो है हमें तेल, ठीक है, तेल कोयले की जरूरत होती है। तो इस जो ब्रसेल्स कन्वेंशन हुई 69 में, इसमें एक बात निकल कर आई कि जो देश समुद्र से तेल निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है तेल कोयला जब निकालते हैं तो प्रदूषण बहुत मात्रा में होता है, तो इस कन्वेंशन में ये कहा गया कि जो राष्ट्र समुद्र से तेल निकालेगा और उसका जो कचरा होगा या यूं कह लें उससे जो प्रदूषण होगा उसका निपटान भी वही राष्ट्र करेगा। इसके लिए इस संधि का जो है या इस कन्वेंशन का आयोजन किया गया। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं कि जो 1970 में यूएनओ के तत्वाधान में एक और कन्वेंशन हुई, उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है उसमें
ओपन सी का मतलब ये कि खुले समुद्र पर भी परीक्षण का जो है प्रतिबंध लगाया गया। कोई भी राष्ट्र जो है खुले समुद्र में परीक्षण नहीं कर सकता। इसके लिए 1970 में यूएनओ की महासभा में एक कन्वेंशन आयोजित की गई। और इसके बाद इसके साथ ही ये भी कहा गया 1971 में इसी टाइम ही कि जीवाणु हमला या जीवाणु हथियार, इसका एक एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए मैं आपको दे सकती हूँ कि यूएनओ के तत्वाधान में ये कहा गया कि बायोलॉजिकल वेपन्स अभी बच्चों आपने देखा कोविड-19 कहाँ से निकला? चीन के शहर वुहान से, और उसने क्या पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। तो ये किस तरीके का हथियार था? यानी कि एक राष्ट्र जो है वो जैविकीय हथियारों का प्रयोग करके या जैविकीय या विषाणु बैक्टीरिया कुछ भी कह लीजिए उसके माध्यम से पूरे विश्व को प्रभावित करे या दूसरे देश के को प्रभावित करे। तो इसके लिए भी जो है 1971 में एक कन्वेंशन जो है वो लाया गया। उसके आधार पर जो ये था कि ऐसा जो पर्यावरण को प्रदूषित करे उसके ऊपर भी बैन जो है वो किया जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल है बच्चों। इससे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल का बहुत ही मतलब यूँ कहें कि जरूरी क्वेश्चन है वो आता ही है, छोटे क्वेश्चनों के रूप में भी है। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें एक मेन बात आती है, जो मेन इसका आधार है वो है जो कार्बन उत्सर्जन है। कार्बन उत्सर्जन समझते हो, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन हाइड्रोड इस तरीके की जो विषैली गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण को, या यूं कहें हम ओजोन लेयर, आपको सबको पता है कि ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो उस और आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, उसका कारण क्या है? हम मानते हैं CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती है, फ्रिज से निकलती है, जो हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है। वो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कार्बन उत्सर्जन से है कि विषैली गैस का जो है उत्सर्जन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को या कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए किया गया, जो सब वातावरण को ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो है इसको हम एजेंडा 21 भी कह सकते हैं। 21 जो है हमारी शताब्दी का, इस ये ब्राजील जो है उसकी राजधानी रियो डी जेनेरियो, उसके अंदर जो है ये पर्यावरण को बचाने, पर्यावरण और उसके साथ साथ जो है संतुलित विकास मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और जो है हमारा लाइफ स्पान भी प्रभावित ना हो, या यूँ कहें हमारी ज़रूरतें भी पूरी हम कर पाएँ। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जिसको कह देते हैं, इस तरीके से जो है पर्यावरण को बचाने के लिए ये जो है एक कन्वेंशन आयोजित की गई जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसके अलावा बाली में, ठीक है, कॉनकून में या क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बहुत सारे कन्वेंशंस हुए हैं जो आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, तो आप उनको जो है अच्छे से तैयार करेंगे। हमारे जो इस यूनिट का ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको जो है आपको तैयार करना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।